हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है हमारे इर्द-गिर्द और कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान से है, कुछ का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, कुछ का इस रीजन से है। एक तो ये चीज़ चल रही है कि रशिया और इंडिया के बीच में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है। डॉक्टर जयशंकर जी अभी विजिट पे हैं रशिया के 5 डेज़ का उनका विजिट था। वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहते हैं कि मोर देन $50 बिलियन का जो ट्रेड है वो हो चुका है। और मज़ीद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्पेशल वेपन्स के हवाले से, उसका क्या है उस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ-साथ हाफ़िज़ सईद जो हैं उनके हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इंडिया कह रहा है कि हमारे हवाले कर दे। पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ-साथ कतर में जो 8 नेवल ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी, उनको रिलीफ मिला है। और मेरे ख़्याल में ये रिलीफ सिर्फ़ उनको नहीं है, बल्कि ये मैं कहूँगा इंडिया को एज़ अ कंट्री भी बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनको जो डेथ सेंटेंस है, उसको अब उम्र कैद जिसको कहते हैं, लाइफ प्रिज़न कहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये रिलीफ मज़ीद भी आगे बढ़ेगा। क्या हुआ कि इससे पहले क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि क्या चीज़ इस्तेमाल की, अमेरिका का इस्तेमाल होगा, मिडल ईस्ट को बीच में डाला जाएगा या डायरेक्ट इंडिया अपना इन्फ्लुएंस जो मिडल ईस्ट में उनका मौजूद है बहरहाल वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन ख़ैर इट्स अ बिग सक्सेस फॉर देम, उनकी डिप्लोमेसी के लिए, उनकी फॉरेन ऑफिस के लिए और एज़ अ कंट्री और उन फैमिलीज़ के लिए जिनके ये 8 ऑफिसर जिन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai, for inviting me. Always a बहु pleasure. बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं रशिया से। रशिया, इंडिया, हम जब छोटे थे तो हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ है और इंडिया जो है वो रशिया के साथ है। बिलीव मी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमें हालाँकि पता भी नहीं था कि रशिया किस तरफ है और अमेरिका किस तरफ है, उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर हमने देखा बीच में अमेरिका भी आया, उनके साथ भी ताल्लुकात बढ़े। बट वो जिसे कहते हैं ना टेस्टेड फ्रेंड के तौर पे, इंडिया कहता है कि रशिया हमारा है और रहेगा। लेकिन ये 5 दिन का जो दौरा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर के हवाले से भी शायद कुछ चीज़ें मतलब साइन हुई हैं। बट इसके अलावा $50 बिलियन का ट्रेड है, प्लस जो वेपन्स की प्रोडक्शन है, वो इंडिया में यानी मेक इन इंडिया की छतरी के नीचे होनी है। क्या चीज़ें हैं? वाक़ई बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा स्टेप है या नॉर्मल रूटीन में ये चलता रहता है? और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अमेरिका के लिए कोई अहम मैसेज इसमें या ठीक है नॉर्मल है, अमेरिका अपनी जगह रशिया नहीं, वो तो देखिए, गोल्डन रूल तो वही है फकर भाई, की अमेरिका अपनी जगह, इंडिया अपनी, रशिया अपनी जगह, चाइना अपनी जगह, सब रिश्ते अपनी अपनी जगह हैं। मगर उनकी मैन्यूवरेबिलिटी में थोड़ा बहुत कई बार होता है ना कि नाव को अगर आपको नेविगेट करना है तो कभी इधर एंगल, कभी उधर एंगल। तो ये पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने जो पन्नून को, मुझे ऐसा लगता है, अगेन इट्स जस्ट एन एनालिसिस बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू एनी ऑफिशियल मैटर, और किसी को भी नहीं पता होगा कि ये तो खाली टॉप 5 लोगों को पता होगा। बट व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि रशिया के साथ ये जो क्लोजनेस इंडिया दिखा रहा है, और वो बार बार ये बात हाईलाइट करना चाहता है कि अमेरिका को ये बात प्रूव करने में कि वो एक रिलायबल पार्टनर है, बहुत समय लगेगा, क्योंकि पन्नून को एक सेंसिटिव मैटर है, उसके लिए या आपने एक आदमी को पकड़ा, फिर उसके बाद उसको जेल में रख के जबरदस्ती बीफ खिलाया गया उसके साथ। ये तो एक मतलब समझ लीजिए, इट्स अ मैटर विच टचेस द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन, कि आप किसी को पकड़ तो लो, चलो कोई बात नहीं, चार्जेस में पकड़ लो उसको, लेकिन आप लीगल एड मुहैया कराओ, लेकिन आप उसको, इफ इज अ वेजिटेरियन, कम से कम बिल्कुल। का या उसका खान पान का ध्यान दो, आप उसके मुंह में जबरदस्ती बीफ डाल रहे हो, दैट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग। और एग्री ये बिल्कुल। अमेरिका के कहने पे किया गया है। सो ठीक है, वो वेस्ट में उनका है तो वो कर सकते हैं। तो अब इंडिया को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर अमेरिका ऐसे ही हॉट एंड कोल्ड का गेम खेलना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स फॉर अमेरिका टू डिसाइड। भाई, वी आर ऑल फॉर अमेरिका इंडिया फ्रेंडशिप। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है कि भाई वी आर ऑल फॉर इंडिया एंड अमेरिका फ्रेंडशिप, बट ऑफ कोर्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स, एंड एट द सेम टाइम the reliability
ऑफ अमेरिका नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड प्रूव, वो अभी तक नहीं हो रहा है। ओके, राइट, राइट, दैट इज राइट। अ मैटर ऑफ अच्छा, कंसर्न। बिल्कुल, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो कुछ अभी जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जो वेपन्स के हवाले से है, क्योंकि बहुत 50-60 साल का ताल्लुक है, तो क्या इससे पहले इस किस्म के स्टेप्स नहीं लिए गए? पहली दफ़ा हो रहा है कि कहते हैं कि यार एक चीज़ पहले अगर चीन में बनती थी, तो अब ये पाकिस्तान में बनेगी। पहले रशिया में बनती थी, तो अब वो हिंदुस्तान में बनेगी। इस तरह की चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं। नहीं देखिए, पॉइंट ये कि अब रशिया के साथ दोस्ती करेंगे तो उस दोस्ती का जो फॉर्म एंड शेप है वो तो बदल रहा है ना। भाई देखिए, होता है एक समय अमेरिका रशिया से हमारी दोस्ती थी क्योंकि रशिया वाज अ वेपन सप्लायर एंड जी, एंड काउंटर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशंस बाय वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है ना। वो दोस्ती का दो वो था, बाकी हम तो जूनियर पार्टनर थे। जो रशिया कहता था वो कहते हैं, हम इकोनॉमिकली भी जूनियर थे और पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो रसूख था उसमें भी हम जूनियर पार्टनर थे। जी, हम नॉन अलाउंड जरूर थे बट वी वर नॉट द पार्ट ऑफ द, बिकॉज भाई मल्टी टू पोलर में तो हम तो एक भी पोलर नहीं थे ना। जी, आज जी, गेम खत्म चेंज हो रखा है। वी हैव नो, बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम, जो बाइपोलर से पहले ये यूनिपोलर हुआ, फिर वापस से ये अब ये मल्टीपोलर हो चुका है। और उस मल्टीपोलर में बहुत ज्यादा पोल नहीं है, 3 या 4 ही पोल जी, हैं। तो उस मल्टीपोलर का एक पोल अब इंडिया खुद बन के उभर गया है। आप देखिए 1992 में जब रशिया डिसमेंबर हुआ था, उस समय रशियन इकोनॉमी थी अराउंड $350 बिलियन की जीडीपी थी उनकी। इंडिया उस समय अराउंड आप समझ लीजिए $280 बिलियन या 220, ऐसे ही कुछ एक रफ फिगर है उसी के आसपास था। यानी कि इंडियन जीडीपी वाज स्मॉलर देन द रशियन जीडीपी। आज 32 साल बाद इंडिया जो है वो $3.8 ट्रिलियन की जीडीपी है और रशिया जो है वो 2.8 या $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कहने का मतलब ये है कि डायनामिक्स बदल चुके हैं। हम बड़ी इकोनॉमी हो चुके हैं, हम खुद एक पोलर बन, मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम खुद एक पोल बन चुके हैं। और तो देयरफॉर अब तो जो फ्रेंडशिप है उसके जो ट्रांजैक्शन है तो डिटरमाइन हो ना। पहले तो हम खरीदते थे, अब हम खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि हम जो है वर्ल्ड, ये जो मार्केट है उसकी क्या नाम है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन की, वी वांट आवर ओन शेयर इन दैट। और आप हमारे साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए कंबाइंड, और हम दुनिया को मिलकर बेचेंगे। तो अब रशिया को हमसे भी सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि आज हम रशिया के वेपन, रशिया के ऑयल के सबसे बड़े खरीदार बन के निकले हैं, which has granted a great relief to Putin to continue his war in Ukraine। 2 साल से जो वो वॉर कर रहे हैं वो बिना इकोनॉमिक सपोर्ट के तो पॉसिबल नहीं था ना। और वेस्ट ने तो कोई भी एक कॉर्नर ऐसा नहीं छोड़ा था जिससे कि पुतिन की जो थी वो गर्दन नहीं रगड़ जाती। सो पुतिन को किसी ने उससे निकाला तो दो ही लोग हैं ना, राष्ट्रपति पुतिन को दो ही लोगों ने निकाला, चाइना ने और इंडिया ने, क्योंकि इन्होंने इतना बल्क में पैसा दिया कि वो सस्टेन कर गए उस यूरोपियन जिसको आप कह लीजिए सैंक्शंस को। हुँ। वरना अभी तो आपने देखा कल परसों ही जापान ने भी उस सैंक्शन को लगाया है कि हम उनको वेपन्स दें, क्योंकि उनके वेपन्स जो है उसके उनको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं वो जो यूज करने वाले हैं। तो दे आर आस्किंग फॉर पार्ट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो उसमें इंडिया हैज कम अप एज अ रिलायबल पार्टनर फॉर रशिया। अब इसके ट्रांजैक्शन डील होने हैं, जैसे ना एक समय आप बड़े पे थे तो कुछ और बिल्कुल, ट्रांजैक्शन होता था, आज सिचुएशन बिल्कुल। बदल गई है। ट्रांजैक्शन क्या होगा ये डिटरमाइन करेंगे। और आप देखिए लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि मोदी जी को आप नए साल में रशिया लाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस है इसका पीसफुल रिजोल्यूशन हो, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें एक रोल प्ले करें। बहुत सो मोदी जी को बहुत बड़ा काम मिलने जा रहा है जी। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यकीनन रशिया आज भी एक मिलिट्री पावर के तौर पे मौजूद है और इकोनॉमी भी, यकीनन आपने बात की कि अगर यूक्रेन वॉर की बात की जाए, ऑलमोस्ट 2 साल इसको हो गए, अगले जनवरी-फ़रवरी में 2 साल इसको पूरे हो जाएँगे, लेकिन इसके बावजूद रशिया जो है वो खड़ा है और बल्कि बड़ा डट के खड़ा है। अब तो ऐसा लगता है कि बड़ा मज़बूती से खड़ा है। तो इसमें 2 मुल्कों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, इंडिया एंड चाइना। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा आते हैं डिप्लोमेसी की तरफ। डॉक्टर जयशंकर जी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ कतर से जो दोहा से खबर है, बड़ी अहम है। उन 8 लोगों को जो डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी, उसमें रिलीफ मिला है। क्या समझते हैं कि कोई मिडल ईस्ट का रोल या डायरेक्ट इंडिया खुद ही इस तरह की चीज़ों को हैंडल करता है कि यार जी टू जी बात हुई हो, या क्या मतलब आपको लग रहा है?
देखिए, तो बिल्कुल फ़खर भाई, बहुत सी गवर्नमेंट्स ने हेल्प किया होगा। इकलौते गवर्नमेंट इंडिया कर देती, ये तो मुश्किल था। इंडिया का जो स्टांस रहा है, हालाँकि इंडिया ने एक न्यूट्रल पोज़ीशन लिया है और इंडिया ने जो है, आप देखिए इज़राइल का सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद इंडिया ने कंसिस्टेंटली जब हमास ने अटैक किया था इज़राइल के बाद, लेकिन उसके बाद इंडिया ने कंसिस्टेंटली एक प्रो पैलेस्टाइन या प्रो अरेबिक स्टांस लिया। फॉर एग्जांपल, हमने राहत सामग्रियां मिटाई, मेडिकल इक्विपमेंट्स भिजवाए, दवाइयां भिजवाई, खाने का सामान भिजवाया। उसके अलावा आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में जो दो अहम रिजोल्यूशंस पास हुए, उन दोनों में हमने जो है अरब लीग्स का साथ दिया। जैसे गोलान हाइट्स को रिटर्न करने को लेकर के सिक्योरिटी जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि जो इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट को कब्जा किया हुआ है वो रिटर्न करे जल्दी से जल्दी, और इंडिया ने कहा कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें बिहाइंड द ट्रैक हुई होंगी। आप ये देखिए, सऊदी अरेबिया ने भी रोल प्ले किया होगा, इटली ने भी रोल प्ले किया होगा, क्योंकि इटली वॉज द कंट्री जहां से ये सारे के सारे वेपन आने थे। तो इसलिए मल्टीपल एजेंसीज का रोल है। आप ये मत भूलिए कि इवन तालिबान भी अगर इसमें रोल प्ले कर रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तालिबान का ऑफिस है कतर में, हमास का ऑफिस है कतर में। तो इवन अफगानिस्तान की इंडिया ने बहुत हेल्प करी है, उनको राशन भिजवाना हो, उनके लोगों को ट्रेन करना हो, उनको और भी चीजें, मेडिकल इक्विपमेंट्स देने हो, सब इंडिया ने किया है समय समय पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने ब्लॉकेज करने की कोशिश की थी उन राहत सामग्री को, फिर भी हमने भेजा उनको। तो बिल्कुल। और देखिए, एक बात तो है, मोदी जी एक करिश्मेटिक लीडर है। ये मोदी जी का पर्सनल करिश्मा है, इसको तो मुझे मानना पड़ेगा। मोदी हैं तो मुमकिन है भाई, ये बात तो फखर भाई मानना पड़ेगा। द मैन इज गिफ्टेड, द मैन इज अ चोजन वन, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, वो अवतरित पुरुष है भैया। वो आदमी कुछ भी कर सकते हैं। वरना कुवैत में इस समय, जबकि रेड सी में क्राइसिस, सॉरी कतर से, इस समय जब की इतनी ज्यादा क्राइसिस चल रही है, आपने 8 लोगों की डेथ सेंटेंस को रिड्यूस करा करके पहले तो वो कर दिया है, क्या नाम है, लाइफ सेंटेंस, और अभी वो अवेटेड है, अभी पूरा ऑर्डर आया नहीं। और मुझे कोई शक नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई अचरज नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये 1 साल बाद इंडिया वापस आ जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बात की कि मोदी है तो मुमकिन है, ये वाली बात हम बहुत अब सुन रहे हैं और बॉर्डर के उस पार तो सुनते रहते हैं, यकीनन सुनते हैं, बट बॉर्डर के इस पार भी हमें ये बात सुनने को बहुत ज्यादा मिलती है। अब लोग शायद इस बात पे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब एग्री हो गए हैं कि एक जिस तरीके से वो उनको यहाँ पे एक नेगेटिव पब्लिसिटी थी उनकी, फेमस वो पहले भी थे लेकिन नेगेटिवली थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो बड़े पॉजिटिव फेमस है। लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो मर्जी कह दो, जो मर्जी उनके ऊपर इल्जाम लगा दो, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मिडल ईस्ट से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके अमेरिका तक, और अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, हर जगह पे उन्होंने अपना सिक्का बिठाया है। डॉक्टर साहब एक चीज छोटी सी, वैसे थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भी इस रीजन में मौजूद है, हमारी और आपकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान क्या गलतियां करता है कि ऐसी चीजें मिडिल ईस्ट में, एक वक्त था बिल्कुल हमें सुना जाता था, बहुत सीरियसली सुना जाता था, दोहा में, रियाद में, अबू धाबी में, कुवैत में बहुत सीरियसनेस थी, बट अब वो चीज नहीं है। क्या ऐसी गलतियां पाकिस्तान ने की आपके नजर में कि जो आज हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, किसी जमाने में पाकिस्तान का इसी तरह, मैं ये तो नहीं कहता कि किसी एक की वजह से था, लेकिन एक टाइम था हमारा। बिल्कुल था, पाकिस्तान एक अच्छे टाइम को देखा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो फॉर्चून है उसका, वो किस्मत के धनी रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मुशर्रफ साहब ने वॉर ऑन टेरर को एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर गई। वरना आप इतने दिन वॉर में रहे और आपकी कंट्री की इकोनॉमी गिरी नहीं बल्कि इंप्रूव कर गई, ये तो जादू हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज की डॉलर्स आ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा था। उसी तरीके से पहले भी आप देख लें, आपने जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश का जो एक डेवलप पार्ट था जहां से इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते थे जूट्स के, वो वाला पार्ट आपने इनहेरिट किया, आपकी इकोनॉमी 15 साल बहुत अच्छी चली। तो पॉइंट है कि पाकिस्तान हैज बीन लकी, बट स्ट्रक्चरली पाकिस्तान हैव डन एवरीथिंग टू फेल इटसेल्फ। उसी तरीके से आप देखें मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में पाकिस्तान की एक जो गुडविल तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्टेट था और इस्लाम का एक बहुत बड़ा रोल था उनको साथ में लाने पे। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान ने उसको जो है इतना मिसयूज किया, हर जगह कश्मीर, हर बात पे पैसे मांगना, कश्मीर मांगना, तो यूटिलिटी खत्म हो गई ना।
भाई पता चल गया कि ये किसी लायक नहीं है। आपको स्टेचर पे बुला तो लिया जाएगा, मगर ये भी तो है कि आप अपना स्टेचर मेंटेन करो। आप मुझे 2 बार 3 बार मौका दोगे अपने चैनल पे, मगर मैं आके हर बार बकवास करूं और उसका कोई व्यूअरशिप ना हो और आपको भी लगे यार कि आदमी जो बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप भी मुझे अवॉइड ही करोगे। सो पाकिस्तान का जो विजन था वो जीरो था। पाकिस्तान ने हर फोरम को यूज किया एंटी इंडिया मूवमेंट के लिए, कश्मीर के रिजोल्यूशन, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन जब खराब हो तो उसके बाद भाई वो आप खोल ले जाओ कि आप तुम्हारी मदद करो चूंकि आप इस्लामिक नेशन हो। तो भाई आपका किस्मत साथ देता रहा कि कभी अफगानिस्तान में वॉर हो गया रशिया और अमेरिका में, तो आप वहां पे आ गए। चलो तो लोग मैंने सुन लिया भाई कि ये तो आप अपने आदमी और बंदे मरवाने को तैयार रहते हो, दुनिया आपको सुन लेती है। फिर आपने न्यूक्लियर वेपन ले लिया, दुनिया ने कहा चलो अब कोई सीरियस बात होगी। लेकिन पॉइंट ये कि लोगों ने ये देखा जब जो अरेबिक कंट्री के भी जब डायनेमिक्स बदले, उनको ये बात समझ में आ गई कि दुनिया जो है वो अब इकोनॉमिक्स की होने वाली है। पेट्रोल डॉलर जो है, पेट्रो एनर्जी जो है अब वो रिलायबल एनर्जी नहीं है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आपके पास दुनिया में देने के लिए क्या है? वही बात फिर से, कश्मीर और पैसे दे दो, कश्मीर सॉल्व करा दो, पैसे दे दो। दुनिया थक चुकी है, उनके अपने प्रॉब्लम्स है। तो ओआईसी में, ओआईसी को आपने यूज किया अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओआईसी कह रहा है कि ओआईसी का यूज करो वेस्ट एशिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। भाई ओआईसी का एक ही मतलब है कि आपका जो मैटर है वो ठीक है, हम एक आध बयान दे देंगे कि कश्मीर में बड़ा जुल्म जाल्म हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। प्रॉब्लम मेन यमन वर्सेस सऊदिया की है, कतर वर्सेस सऊदिया की है, ईरान वर्सेस सऊदिया की है, ईरान इसराइल की है। ये सब मैटर है उनके लिए इंपॉर्टेंट। ये कश्मीर का मैटर उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको खुश करने के लिए एक दो बयान हमेशा आते रहेंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हाफिज सईद एक बड़े मशहूर किस्म का कैरेक्टर रहा है और अभी भी है, कोई मतलब रहा है नहीं, अभी भी मौजूद है इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है कि 26/11 के हवाले से उन्होंने डिमांड की है पाकिस्तान से कि हमारे हवाले कर दें। और जब हम 1-1.5 साल को देखते हैं तो बहुत सारे लोग अननाउन गनमैन वाली टर्मिनोलॉजी बड़ी फेमस हुई है, कोई इसको लाइटर मूड में भी इस्तेमाल कर रहा है और कुछ सीरियस भी है, बट ये है एक हकीकत हुई। जब हम 1 साल को देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है इनके मारे गए हैं। मुख्तलिफ ये जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर में ऑपरेट करते थे। लेकिन अभी आपको लगता है कि कुछ इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इंडिया, या वैसे ही उन्होंने कर दिया कि यार हमें चाहिए, जिस तरह बाज़ औक़ात किया जाता है कि फलाँ बंदा, जिस तरह व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी एक वो बना हुआ है कि जी वो अगर पता नहीं किस कंट्री में जाएँगे तो वो पकड़े जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो है या क्या है, कोई वारंट-शरंट जारी हुआ इस तरह का, या फ़र्क है, क्या चीज़? नहीं ना, आप पुतिन साहब को नहीं, नहीं, मैं हाफिज मतलब एक सईद, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो उनके हवाले से ये मैं वो समझ गया। गए वहाँ पे, वो एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि हाफ़िज़ सईद और व्लादिमीर पुतिन एक चीज़ नहीं है, बिल्कुल कोई कंपैरिज़न नहीं है। मैं एक नहीं, समझने नहीं, के मैं लिए समझ मैंने रहा ये हूँ। उनका नाम यूज़ किया। देखिए फ़खर भाई, अगर मैं इसको एक पैटर्न देखूं जो मेरी समझ में आ रहा है, इट्स ऑल कंजेक्चर, ये कि नवाज शरीफ साहब का आना, पाकिस्तान का ये रियलाइज कर देना कि ये दुनिया जो है इकोनॉमिक्स की ओर शिफ्ट हो चुकी है और इस तरीके के लोगों को पाल करके अपने घर में भी डिसऑर्डर को क्रिएट करना, इंडिया में भी डिसऑर्डर को क्रिएट करना कुछ नहीं होगा। द 1000 कट पॉलिसी हैज फेल्ड, कि किल इंडिया बाय 1000 कट, दिस पॉलिसी वुड नेवर पे ऑफ। क्योंकि उस कट को करने के लिए जो कॉस्ट आप पे कर रहे हो वो अब आपको खुद से कटने लगा है। आपने ब्लेड को दो हिस्से से पकड़ रखा है, एक हिस्सा आप इंडिया को काट रहा है लेकिन दूसरा वाला हिस्सा वो आपको काट रहा है। तो पीपल मे बी देयर इज सम सेन माइंड जिनको ये बात समझ में आ रखी है। तो मे बी एक डील हो रही है कि भाई चलो हम आपको, अब देखिए ये बात कहने में बहुत आसान है कि हम घास खाएंगे, तो हम आपको घास बेचने के लिए तैयार है, लेकिन आप अगर घास खा लेंगे तो घोड़ा क्या खाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। बकरी और गाय क्या खाएंगे, दूध कहां से आएगा फिर? तो ये कहना बड़ा आसान है, हम घास खा लेंगे, हम जा करके वो कौन से पहाड़ से जो नमक निकलता है, सेंधा नमक, उसको चाट लेंगे, लेकिन हम इंडिया से लड़ेंगे। इट्स इजी टू से बट वेरी टफ टू से, बट वेरी टफ टू फॉलो। इन्फ्लेशन आपके यहाँ पे बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पे 44% है, इन्फ्लेशन है, 44% इन्फ्लेशन है। 44% इन्फ्लेशन। आप समझ रहे हैं फखर भाई, सर 1 रुपए की फेस चीज कर होती रहे है हैं, अभी तो। हमें बता लो लोगों की चीखें निकली हुई है। सो बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट भी मेरे ख्याल से 20-22% का रेट टच किया हुआ है। या तो ये तो लोगों की चीखें क्या, ये लोग पूछ रहे हैं क्या होगा इसका फ्यूचर।
आप कहाँ ले जा रहे हो? देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है, क्यों नहीं रही है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लोगों के पास पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन इतना लोग है, सबकी जेबें आपने इतनी, कोई 100 रुपए कमाता है तो वो पहले ही इन्फ्लेशन 44 रुपए हो गया था, वो घट करके 66 रुपए हो जाते हैं, या वो 54 रुपए हो जाते हैं, सॉरी। तो जब वो 54 रुपए उसके जेब से ही 100 रुपए 54 रुपए बन गए, तो वो क्या कमाएगा, क्या वो इन्वेस्ट करेगा, कहाँ से नौकरी होगी? आपकी इकोनॉमिक साइकिल डंप हो चुकी है। आप वर्ल्ड बैंक के दिए गए उस पे चल रहे हो, बिकॉज इकोनॉमिक साइकिल जो है ना वो चल ही नहीं रही है। लोकल इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी है नहीं तो लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सिक्योरिटी नहीं है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो ना तो एफडीआई है, ना तो आपका डोमेस्टिक ग्रोथ जो है आपको ड्राइव कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, एग्रीकल्चर के ऊपर सोड़ा बर्डन है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है कि आने वाले 10 साल में यूनाइटेड नेशन का है कि आप 44 करोड़ हो जाओगे या 40 करोड़ हो जाओगे। अन्य जो लिटरेसी रेट है वो आपकी 54% है, 54% लिटरेसी है, 2 से 3% आपके यहाँ ग्रेजुएट है। ये इतनी हाईली अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, अनस्किल्ड ह्यूमन है, ये गर्दनें काटेंगे। आप नहीं समझ रहे, आपने इनको स्किल ही नहीं दिया, ये क्या करेंगे जब खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी तो जमीन छोटी पड़ जाएगी। और यूरोप ने, आप देखिए, यूरोप कह रहा हूँ, वेस्ट एशिया ने भी समझ लिया कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप रखना उनके इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, वरना नहीं हो सकता। तो आप अगर इस तरीके से चलते रहे तो फ्यूचर तो प्रिडिक्ट करना मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए है कि आप 50 साल भी नहीं चल पाओगे। वो खाना जंगी रोड घर पे होगी, लोग एक दूसरे की गदरे काट रहे होंगे। तो हो सकता है कोई सेन माइंड हो, वो कह रहा हो कि भैया, और ये मैं नहीं मानता ये कोई अननोन मैन है, ये गनमैन, ये वेरी मच नोन है, ये हमारे आपको अननोन है, लेकिन जो ये करवा रहा है और जो कर रहा है उसको ये बहुत अच्छे से पता है दोनों तरफ को कि कौन है ये लोग। सही, आप बिल्कुल सही। कुलभूषण जाधव को पकड़ लिए, अननोन को नहीं पकड़ रहे हो, ये तो अननोन मुझे तो लगता है आपका ही नोन होगा। आप समझ रहे हैं? सही है, तो बिल्कुल सही। पॉइंट ये है फकर भाई, टू सम अप, कि अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब को अगर आपने कांटे ब्लांशे दिया है और आपको ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया से रिलेशनशिप किए बिना और सिर्फ ओआईसी के बल पे पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता, तो हो सकता है ये इंटरनल जॉब हो और उसमें जो है ये इन लोगों से पाला छुड़ाया जा रहा हो, और उसके बाद उसी कड़ी में, वरना आप तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो भैया इनको, क्या नाम है, नवाज, ये क्या नाम है इनका, हाफिज सईद को, ये इन्होंने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम पार्टी बना ली है। इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी है, बिल्कुल है, इनकी पार्टी है। पीएमएमएल करके इन्होंने पार्टी लॉन्च किया, हाँ, वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप सोचिए, पाकिस्तानी मरकज मुस्लिम लीग उसको कह रही है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, सोचिए अब बिल्कुल। अगर वो अगर हाफिज सईद प्रधानमंत्री बन जाए तो भाई हैरान ही हो जाएंगे हम लोग, तो समझ रहे हो हैं ही नहीं सकता। सर, असल में हुआ ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1947 से लेके 2023 तक आप किसी भी इलेक्शन को उठा लें, ये लोग वैसे बड़े ताकतवर होते हैं, हम ये मानते हैं सोसाइटी में जब हम इनको देखते हैं, लेकिन कभी ये पार्लियामेंट में नहीं गए। इनकी अभी तक एक दफा सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा में 2003 मुशर्रफ की हुकूमत थी, 2003 से लेकर 2008 तक इन्होंने पूरे खैबर पुख्तनख्वा को रूल किया है, लेकिन वो भी कोलेशन थी, जो एमएमए हुआ करती थी, जिसमें फकर बहुत भाई, सारी पार्टीज में। फकर भाई मैं एक चीज कहूंगा, मैं चाहता हूं कि आए पार्लियामेंट में, तब ये सुधरेंगे। क्योंकि हम्म, ये अनअकाउंटेबल पावर को एंजॉय करते हैं जिसकी कोई हम्म, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। सही, ये सारा का बिल्कुल सही। ये गलतियां ये करते हैं, गंदगी ये मचाते हैं और बिल फाड़ते हैं बेचारे पॉलिटिशियंस के ऊपर। हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहता हूं कि ये इलेक्ट होकर के आए, जब इनको जब जब ये गलतियां, देखिए होता ये है ना, आपके यहाँ पावर जिसके पास है वो पावर का फेस नहीं है, और जिसके हम्म, पास जो पावर का फेस है उसके पास पावर नहीं है, सारी दुनिया जानती है। ये इलेक्टेड लोग गालियां सुनने के लिए हैं। आपके यहाँ दो लोग ही एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह को रिप्रेजेंट करने वाले मुल्ला साहब और आर्मी, यही दो लोग एंजॉय कर रहे हैं पावर को, और दोनों अनअकाउंटेबल है। दोनों की पावर को बिल्कुल गलतियां सही। करते रहे, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मैं कहता हूं भैया ये आर्गुमेंट छोड़िए, इनको कहिए आओ तुम इलेक्शन लड़ो। तुम अगर हुँ, पावर एंजॉय कर रहे हो अनअकाउंटेबल, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तुम आओ इलेक्शन में, तुम लो मेन पावर, हमको आगे से लीड करो ताकि हम तुमसे पूछें तो क्वेश्चन। अभी तो हम कुछ बिल्कुल पूछते सही। तो मौलाना के पास जाओ, हुक्मरान की गलती है, हुक्मरान नहीं मिल रहे हैं, आर्मी के हाँ, पास लोग पॉलिटिकल वाले गलती कर रहे हैं। अरे आ जाओ बिल्कुल भैया तुम सही। मेन सेंटर पे, मैं तो आ जाऊंगा। एक दूसरे के ऊपर मुद्दा डालते हैं, लेकिन असल में जो इफेक्टीज़ हैं वो पाकिस्तान की अवाम तो बनती है, इनको इसमें इलेक्ट कोई शक। कीजिए, इनको कहिए आइए इख्तियार संभालो आप, और भैया ठीक दिखाओ है, क्या जादू कर लोगे। एब्सोल्युटली राइट। और शायद इसीलिए इनको इस दफ़ा मौका दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीट निकाल पाएँगे, जो
हवा है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस किस्म की कोई जिसे कहते हैं कोई मिरेकल हो जाए, मैं उसका नहीं कह सकता। अदरवाइज़ वोट बैंक के लिहाज़ से, क्योंकि इनके लोग केपी में भी हैं, इनके लोग पंजाब में भी हैं, बलूचिस्तान, कुछ-कुछ जगहों पे लोग इनको वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि अगर वो वोट इकट्ठा होगा तो इनको फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ इनको कोई फ़ायदा उससे नहीं हो सकता। ख़ैर पंजाब इनका एक जिसे कहते हैं कि मेन ग्राउंड है। देखते हैं कि पंजाब के लोग इनको वोट करते हैं या नहीं करते, ये हमें पता चलेगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।